हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ को चला रहे हैं और उसी सीरीज़ के इस आज के सेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी से संबंधित 30 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसको एज अ मॉक आप लोग लीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट ऑपरेशन कैक्टस। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। आपके ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव्स। तो बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए, सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मालदीव्स। ठीक है, तो 1988 में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, मालदीव्स में, क्योंकि वहाँ पे जो थी मालदीव में पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस प्रकार से एक कोई वहाँ पे थी, तो वहाँ पे एक तख्ता पलट का प्रयास किया गया था। तो उसको रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने यह ऑपरेशन चलाया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडिंग लीडर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, तो आप लोग नेम के बारे में जानते होंगे। ठीक है, नेम क्यों आया, ठीक है, कब आया और इसके कौन कौन लीडर्स थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन फाउंडिंग लीडर्स नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, कर्नल गद्दाफी या फिर मार्शल टिटो। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कर्नल गद्दाफी वहाँ पे नहीं थे इनके फाउंडिंग मेंबर नेम के। ठीक है, और नेम का जो एक तरीके से स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1961 में। और सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेलग्राड कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरी बात, जब स्थापना हो रही थी, ठीक है, जब इसका नेम फाउंड हुआ था, उस समय कितने टोटल देश थे, तो 25 कंट्रीज उस समय इसके मेंबर थे। अभी तो बहुत सारे कंट्रीज मेंबर हो चुके हैं, 100+ मेंबर्स अभी हो चुके हैं। ठीक है, तो नेम के उस समय 25 मेंबर्स थे, नेहरू, नासिर, टीटो और 2 लीडर्स थे। तो उनके नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मैच करने को है। ठीक है, तो देखिए, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और कौन सी कंट्रोवर्सी हुई है, काला पानी, गलवान, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट या बागलिहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैच करना है। तो बताइए कौन कौन सा कैसे होगा, और यहाँ आपके ऑप्शन है नीचे, तो बताइए किस प्रकार से होगा। तो देखिए, चाइना, गलवान से हम लोग रिलेट करते हैं, गलवान कंट्रोवर्सी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नेपाल, नेपाल से हम लोग काला पानी कंट्रोवर्सी है ना, काला पानी विवाद नेपाल से संबंधित है। फिर बांग्लादेश हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया हुआ है, और पाकिस्तान से ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, ए का 2, ठीक है, और बी का 3, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको मैच कर लीजिए और अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि कब कब कौन सी घटना हुई थी। ठीक है, यहाँ पे है लाहौर बस डिप्लोमेसी, लुकिस्ट पॉलिसी, गुजराल डॉक्ट्रिन और पोखरण 2 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो बताइए कौन कौन कब हुआ, तभी हम लोग इसको अरेंज कर पाएंगे क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, लुकिस्ट पॉलिसी कब हुई थी, 1992 में। ठीक है, लाहौर बस डिप्लोमेसी कब हुई, 1999 में, 1999 में। गुजराल डॉक्ट्रिन कब आई, तो गुजराल डॉक्ट्रिन आई 1996 में। ठीक है, और पोखरण 2 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यह कब हुआ था, 1998 में। यदि 1 रहता पोखरण 1, ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1974 में हम लोग किए हुए थे टेस्ट। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। आप लोग देखिए, सबसे पहले कौन आया, 2, फिर 3, है ना, 2 और 3, तो यही पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5 नंबर देखिए,
विथ विच नेबरिंग कंट्री डिड इंडिया साइन द पंचशील अग्रीमेंट इन 1954। ठीक है, तो किस कंट्री के साथ भारत ने पंचशील अग्रीमेंट 1954 में साइन किया? चाइना, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना या चीन। ठीक है, तो चाइना के साथ हमने 1954 में पंचशील अग्रीमेंट साइन किया, और इसमें बेसिकली किस प्रकार से चाइना और इंडिया के रिलेशंस आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के 5 चीज़ों पे डिसाइड हुआ। ठीक है, उसमें क्या था कि जैसे नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, एक दूसरे मतलब इंटरफेयर नहीं करना, उनकी बाउंड्रीज़ में अखंडता को सुरक्षित रखना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, और एक तरीके से पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 चीज़ें थी, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिए, इंडिया हैज़ काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट विथ विच कंट्री? तो बताइए काला पानी जो डिस्प्यूट है वो किसके साथ था? अभी हम लोगों ने पहले देखा, नेपाल के साथ इंडिया का काला पानी डिस्प्यूट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और काला पानी के बारे में बात की जाए तो इंडिया, नेपाल और चाइना, ठीक है, यहाँ पे काला पानी पे तीनों देशों के बॉर्डर मिलते हैं। ठीक है, और काला पानी से होकर एक नदी गुजरती है जिसको महाकाली रिवर कहते हैं। ठीक है, महाकाली रिवर गुजरती है, और इंडिया में इस नदी को शारदा नदी कहते हैं। ठीक है, शारदा रिवर। और नेपाल में इसको क्या कहते हैं? तो काली रिवर कहते हैं। ठीक, ऐसे ही जस्ट इसको एज ए इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। ठीक है, और काला पानी भारत मानता है, इंडिया मानता है कि यह उत्तराखंड का पार्ट है। ठीक है, उत्तराखंड में एक जिला है जिसको पिथौरागढ़ कहते हैं, वो भी लिख सकते हैं आप लोग। पिथौरागढ़ जिले का पार्ट मानता है भारत, इसीलिए इंडिया कहता है कि नहीं ये हमारा टेरिटरी है, नेपाल कहता है ये मेरा टेरिटरी है, तो इसी पे लेकर के डिस्प्यूट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वॉज द आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च्ड? ठीक है, तो हमें बताना आत्मनिर्भर भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, पहला है 12 दिसंबर 2020, 12 मई 2020, 12 नवंबर 2020, 12 अक्टूबर 2020। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 मई 2020 को। ठीक है, तो 12 मई 2020 को लॉन्च हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये जो है इसके बारे में तो जानते ही होंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या था? तो जैसे इंडिया में वैसी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है, जिसको हम लोग अधिकतर इंपोर्ट करते हैं, तो हमें किसी कंट्री पे डिपेंड ना होना पड़े, उसके लिए हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इंडिया कॉकस? ठीक है, इंडिया कॉकस है, तो इसका क्या मेन फंक्शन है? तो बताइए, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द PIOs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसको बोलते हैं, एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, और फॉर्मिंग एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, इन्फ्लुएंसिंग US पॉलिसी मेकिंग इन फेवर ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग US पॉलिसी मेकिंग इन फेवर ऑफ इंडिया। तो इंडिया कॉकस का मेन रूप से यही काम है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, विच प्राइम मिनिस्टर अडोप्टेड अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ गिविंग यूनिलैटरल कंसेशंस टू द नेबरिंग कंट्रीज? ठीक है, किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया? ऑप्शन है इंदर कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव या VP सिंह। बताइए क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदर कुमार गुजराल। ठीक है, जिसको गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है हम अपनी तरफ से अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देने की तरफ काम करें, ना कि उनसे क्या हमें फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ के बारे में सोचा जाए। ठीक है, ताकि इससे पड़ोसी देशों के बीच में हमारा और पड़ोसी देशों से रिलेशन और इम्प्रूव हो, क्योंकि इंडिया को एज अ बिग ब्रदर देखा जाता है साउथ एशिया में। ठीक है, और इसी को हटाने के लिए इस तरीके की पॉलिसी लानी आवश्यक थी। तो गुजराल डॉक्ट्रिन और इंदर कुमार गुजराल ने इस प्रकार की पॉलिसी अपनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, द इंडिया नेपाल पीस ट्रीटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय नेपाली माओइस्ट बिकॉज,
क्यों नेपाली माओइस्ट के द्वारा जो इंडिया और नेपाल के बीच में पीस एंड सिक्योरिटी की ट्रीटी हुई 1950 में, उसको नेपाल माओइस्ट ने क्रिटिसाइज किया। क्यों? द ट्रीटी वॉज अनइक्वल इन नेचर, देयर वॉज इमरजेंस ऑफ नेपाल आइडेंटिटी, द पॉलिसी ऑफ इक्वी डिस्टेंस वॉज अडोप्टेड विथ चाइना, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। इन सारे कारणों की वजह से नेपाली जो माओइस्ट थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, इस ट्रीटी को। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब वो ट्रीटी हुई थी ना, अनइक्वल इसीलिए थी क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ के एम्बेसडर ने साइन किया था ये ट्रीटी, जबकि होना चाहिए कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री ही साइन करते ट्रीटी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से अनइक्वल इसीलिए कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन 1984? 1984, एक सेकेंड। फोर कंटिनेंटल पीस इनिशिएटिव फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बताना है कि किस लीडर ने पार्टिसिपेट नहीं किया 1984 में जो 4 कंटिनेंटल पीस इनिशिएटिव हुआ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए। प्रेसिडेंट रॉल अल्फोंसिन, प्राइम मिनिस्टर एंड्रे पेपेंद्रा, फिर प्रेसिडेंट जियाउल हक, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट जियाउल हुक। ठीक है, तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था और ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने पार्टिसिपेट उस समय नहीं किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट। ठीक है, तो जब कश्मीर डिस्प्यूट हुआ और 1947 में जब लड़ाई हुई, आज़ादी हुई हमारी, ठीक है, उसके बाद 1948 में पाकिस्तान के साथ जब हमारी लड़ाई हो रही थी कश्मीर को लेकर के, ठीक है, वहाँ पे जब उन लोगों ने अपनी सेना भेज दी, फिर इंडिया ने भेज दी। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पे लड़ाई हुई और उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक कमीशन को अपॉइंट किया। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंट्री उसकी मेंबर नहीं थी उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए? तो बताइए कौन है? यूएसएसआर, अर्जेंटीना, यूएसए और कोलंबिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूएसएसआर कमीशन का मेंबर नहीं था, अर्जेंटीना था, यूएसए था, कोलंबिया था। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, जो एक नाम याद रखिएगा जिसका है डॉक्टर फ्रैंक ग्राहम। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। इनको अपॉइंट किया गया था 1951 में, ठीक है, डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखना है आप लोगों को। ये अमेरिकन एक कोई लीडर थे, तो इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भारत पाकिस्तान के विवाद को सुलझाने के लिए बात हो रही थी तो उस समय 5 तो परमानेंट मेंबर्स थे ही। जैसे 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। ठीक है, बाद में जो हुआ, ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज तो थे। इसके अलावा बहुत सारे अस्थायी देश थे जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, जैसे अर्जेंटीना, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, सीरिया। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज, तो उस समय यूएसएसआर नहीं था, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एफ्रो एशियन कंट्रीज हैव कम टुगेदर इन अ कॉमन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, एक सेकेंड। कॉमन फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन द पंचशील अग्रीमेंट, पंचशील प्रिंसिपल कंसिस्टिंग ऑफ 5 आइडियाज़। ठीक है, तो बताना है। तो यहाँ पे देखिए, नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, और 2 कौन से होंगे? डी और ई के जगह में क्या क्या आना चाहिए? जैसे सी तक तो इन्होंने बता दिया कि 3 ये होंगे, डी और ई यहाँ पे क्या आना चाहिए? ठीक है, तो बताइए कि एफ्रो एशियन कंट्रीज़ ने जब एक साथ मिलकर के आए तो पंचशील प्रिंसिपल्स को उन्होंने अपनाया कॉमन फॉरेन पॉलिसी के रूप में।
ठीक है। तो इनमें से 3 तो यहाँ पे दिया हुआ है, 2 और क्या क्या होना चाहिए। ऑप्शन है रिकॉग्निशन ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ कंट्री, म्यूचुअल कोऑपरेटिव ट्रेड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जॉइंट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए ये पंचशील अग्रीमेंट जैसे मैंने पहले भी बताया चाइना और इंडिया के बीच में हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ भी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 और 3, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बी। तो यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इस प्रकार से टोटल 5 जो पंचशील अग्रीमेंट में है ये सब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, नेहरूज डिक्लेरेशन ऑन इंडियाज वर्ल्ड व्यू, ठीक है। नेहरू ने जो डिक्लेयर किया कि भारत की जो विश्व दृष्टिकोण है एक प्रकार से, उसमें क्या नेहरू ने बताया, इन द लिबरेशन ऑफ कॉलोनियल एंड डिपेंडेंट कंट्रीज एंड पीपल्स वी आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, वी completely reject the Nazi doctrine of racism wherever and in whatever form it is practiced. One of the pillars of our foreign policy is to fight against racial discrimination, ठीक है। तो बताइए इनमें से क्या सही है जो नेहरू जी ने बताया अपने भारत की लेकर के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो ये तीनों नेहरू जी ने डिक्लेयर किया इंडिया का क्या वर्ल्ड व्यू है उसको लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज डिसआर्मामेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो इंडिया की जो डिसआर्मामेंट पॉलिसी है उसको लेकर के सवाल है। पहला ऑप्शन देखिए, इन 1954 इंडिया प्रपोज्ड एन इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग पेंडिंग द अचीवमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वेपन टेस्ट बैन, ठीक है। In 1964, India suggested that in order to really solve the problem of the proliferation of nuclear weapons, both vertical and horizontal proliferation of weapons should be prevented simultaneously within the framework of a single international treaty. तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इंडिया की डिसआर्मामेंट पॉलिसी से संबंधित। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे देखिए नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में आप लोग जानते हैं कि इंडिया ने नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी अपनाई हुई है, कि फर्स्ट बार में हम लोग अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक मतलब इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि हमारी कंट्री पे कोई अटैक करता है तो रिटेलिएटरी मेजर्स में ही हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, एक बार न्यूक्लियर पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स शिमला अग्रीमेंट वॉज साइंड, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो शिमला अग्रीमेंट कब साइन हुआ था ये बताना है। तो बताइए कब साइन हुआ था शिमला अग्रीमेंट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1972, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी ताकि बांग्लादेश को आज़ादी दिलवा सके, ठीक है। तो उस समय इंडिया ने 90,000 पाकिस्तान सैनिकों को अपने कब्जे में कर लिया था, वो जिसको प्रिजनर ऑफ वॉर कहते हैं, ठीक है। तो 90,000 सैनिकों को पाकिस्तान के, ठीक है। उसके बाद ये शिमला अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, तो 1972 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, इन विच ईयर डिड इंडिया एंटर द न्यूक्लियर क्लब एज द 6th मेंबर बाय टेस्टिंग अ न्यूक्लियर डिवाइस, ठीक है। तो इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा, देखिए 1996, 98, 91 और 1974। बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1974। देखिए फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया ने किया वो 1974 में किया और 1998 में सेकेंड टेस्ट किया गया था। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, और यहाँ पे इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इसमें ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसको कहा जाता है, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, और इसको पोखरण टेस्ट जनरली कहा जाता है। तो इस प्रकार से हुआ था ये, चूंकि ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था इसलिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम भी दिया गया था, ठीक।
ठीक है, तो इसी को माना जाएगा क्योंकि फर्स्ट ये हुआ था, ठीक है, 6th मेंबर के रूप में। और यदि पूरी तरीके से न्यूक्लियर कंट्री हम लोगों ने कब कब डिक्लेयर किया गया इंडिया को, तो 1998 में। तो ठीक है, तो देख लीजिएगा जिस तरीके से ऑप्शन रहे, ठीक है, 1974 और 1998 डेट याद रखिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी होगा। 18 नंबर देखिए, इन विच ईयर डिड इंडिया एंड चाइना रिस्टोर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन आफ्टर 1962 साइनो इंडिया वॉर, ठीक है, तो बताइए इंडिया और चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को वापस से रिस्टोर कब किया, जब 1962 जैसे इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ उसके बाद से कब रिस्टोर हुआ डिप्लोमेटिक रिलेशन, 1976 में, 78, 75 और 74, तो बताइए कौन सा ईयर में हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1976 में, जब जैसे 62 में वॉर हुआ, ठीक है, उसके बाद जो दोनों देश के बीच में दूरियां हैं वो बढ़ गई, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन एकदम से कट हो गए, ठीक है, तो इंडिया का राजदूत किनको अपॉइंट किया गया था चाइना में, R.K. नारायणन को, ठीक है, और इन्हीं को श्रेय दिया जाता है कि फिर से डिप्लोमेटिक रिलेशन एक प्रकार से वहाँ पे स्थापित हो पाया दोनों देशों के बीच में, ठीक है, ये पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक है, इंडिया के। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, कब साइन हुआ इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 में, ठीक है, 1950 में साइन हुआ। और इसके बारे में हम लोग ने देखा, ठीक है, कि किस प्रकार से अपनी, जैसे अभी भी इसी ट्रीटी की मदद से हम लोगों की वीज़ा फ्री एंट्री है ना, वीज़ा नहीं लगता इंडिया और नेपाल के लोगों को आप एक दूसरे कंट्री में जाने के लिए, ठीक है, और जो दोनों देश के बीच लोग हैं, चाहे किसी भी प्रकार की वस्तु है, चाहे ट्रेड हो रहा हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सहयोग है इसमें। खैर, अगला क्वेश्चन 20 नंबर, कारगिल वॉर टुक प्लेस, तो कारगिल युद्ध कब हुआ, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, तो बताइए कब हुआ था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मई जुलाई 1999 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसको दूसरा नाम, कारगिल वॉर का दूसरा नाम ऑपरेशन विजय भी है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध से संबंधित है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें सिर्फ एयरफोर्स, ठीक है, और आर्मी ने ये ऑपरेशन चलाया था, ये युद्ध लड़ा था, नेवी का इसमें कोई रोल नहीं था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी इसी को कहा जाता है, ठीक है, ऑपरेशन सफ़ेद सागर कहीं पे पूछ दे तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर इसी का नाम है, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड इंडिया लिबरेट गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज ऑक्यूपेशन, ठीक है, तो पोर्तुगीज ऑक्यूपेशन से भारत ने कब आज़ादी दिलवाई गोवा को, ठीक है, तो चूंकि गोवा जब जैसे 1947 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन गोवा, दमन और दीव, ठीक है, ये पोर्तुगीज़ कंट्रोल में आज़ादी के बाद भी रहे थे, ठीक है, तो कब इनको आज़ाद करवाया गया, 1960, 61, 62 या 63, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1961 में आज़ादी दिलवाई गई थी। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है, एक ऑपरेशन किया गया था और गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, ठीक है, और बाद में गोवा को एज अ स्टेट बनाया गया था 1987 में, एक स्टेट के रूप में उभर के आया, तो इसको याद रखिएगा। और ये उस समय 25वां राज्य बना था, ठीक है, 25th। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो बताइए राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, नेहरू और सरदार पटेल, तो कौन भारतीय विदेश नीति के मुख्य रूप से एक्सपोनेंट थे, मुख्य प्रतिपादक थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, नेहरू जी, ठीक है, तो वो सबसे पहले उन्होंने बताया भारत की विदेश नीति क्या होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए 23, इन 1991 इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ LPG, ठीक है, दिस वॉज अ सिमिलर पॉलिसी टू द रिन्यूअल प्रोसेस कॉल्ड दोई मोई विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कंट्री इन 1986, तो भारत ने जिस प्रकार से LPG रिफॉर्म्स लाए अपने कंट्री में, उसी प्रकार से एक कोई कंट्री है जिन्होंने 1986 में एक पॉलिसी अपनाई दोई मोई,
ठीक है, तो बताना है किस कंट्री ने यह पॉलिसी अपनाई थी। कंबोडिया, वियतनाम, जापान और मलेशिया। ठीक है, तो बताइए कौन सही होगा। तो इसका सही जवाब है वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उन्होंने यह अपनाया। ठीक, तो याद रखिएगा दोई मुई के नाम से किन्होंने अपनाई इस एलपीजी पॉलिसी को, तो वियतनाम। अगला क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एट द टाइम ऑफ इंडिया रशिया ट्रीटी 1971। तो जब भारत और रशिया के बीच में ट्रीटी हुई 1971 में, उस समय रशिया के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, स्टालिन, गोर्बाचेव, लियोनिड ब्रेजनेव या यूरी एंद्रोपोव। तो बताइए कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक है, तो उस समय वहाँ के रूस के राष्ट्रपति थे, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये ट्रीटी हुई थी 1971 की ट्रीटी, उसमें भारत की तरफ से किन्होंने साइन किया था। वैसे ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यदि याद रखना चाहें, क्योंकि उस समय के जो विदेश मंत्री थे वो थे स्वर्ण सिंह। ठीक है, स्वर्ण सिंह थे, तो इन्होंने। और रशिया की तरफ से कौन थे, उसका नाम था, यहाँ पे लिख लीजिए, आंद्रे ग्रैमिको। यहाँ पे जो नाम दिया हुआ ग्रैमिको। ठीक है, तो इन्होंने साइन किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में है, इंडिया सपोर्ट्स ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बट डिजायर्स टू हैव द ऑप्शन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग इट्स ग्लोबल एंड रीजनल कंसर्न्स। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है सी, दोनों सही हैं और आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया का क्या मानना है कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस होना चाहिए, बट इंडिया इसकी तरफ भी बढ़ता है, ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, ग्लोबल और रीजनल कंसर्न इसीलिए है क्योंकि इंडिया, देखिए इंडिया चाइना और पाकिस्तान दोनों से घिरा हुआ है। ठीक है, दोनों दुश्मन है इंडिया के, तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमारे पास न्यूक्लियर बम हो। ठीक है, वेपन हो। अगला क्वेश्चन, नेम द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी बॉर्डर लाइन है, ये बताना है। डुरंड लाइन, मैकमोहन, पार्क स्ट्रेट या रेड क्लिफ लाइन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मैकमोहन लाइन। सभी लोग जान रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर लाइन है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और ये अफगानिस्तान से संबंधित है। इंडिया अफगानिस्तान के बीच में हल्का सा जो लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंदिरा डॉक्ट्रिन रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो इंदिरा डॉक्ट्रिन क्या है, जो भारत विदेश नीति से संबंधित है, हमें ये बताना है। और यहाँ पे देखिए, इट्स एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल पावर। इट वॉज अ पॉलिसी टू डेवलप कॉपरेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू पोर्ट्रे इंडिया सिक्योरिटी एज कंपेरेबल टू दैट ऑफ साउथ एशिया। ठीक, उसके बाद है, एनी इंटरफेरेंस इन द साउथ एशियन रीजन वुड बी कंसिडर्ड अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी और डी। ठीक है, दोनों ऑप्शंस यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंदिरा डॉक्ट्रिन का मतलब ये है। ठीक है, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा अपनाया गया था उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 अरेंज करना है हमें। ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखिए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है, विथ बांग्लादेश। ठीक है, और यहाँ पे है ताशकंद अग्रीमेंट, मॉस्को टेस्ट बैंड ट्रीटी और इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी। तो बताइए कब कब कौन सा हुआ था, तभी हम लोग इसको अरेंज कर पाएंगे। तो बताइए कब कब क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी कब हुई, 1971 में, ये तो जान रहे हैं आप लोग। प्लस यहाँ पे देखिए, मॉस्को टेस्ट बैंड ट्रीटी है, यह कब हुआ था, 1963 में, इसको याद रखिए। और ये तो जान रहे हैं 2015 में हुआ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ। और ताशकंद अग्रीमेंट कब हुआ, यह हुआ था 1966 में, मोरारजी देसाई उस समय थे, तो और वहीं पे उनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये है, देखिए, तो इसको मैच करते हैं। सबसे पहले कौन आता है, 63, फिर 66, सी और बी पहले। ठीक है,
सी और बी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज करेक्ट। ठीक है, इंडिया हैज साइंड लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश इन 2015, हाँ ये सही है। इंडिया हैज अग्रीड टू बिल्ड दी हबनतोता पोर्ट इन श्रीलंका इन 2017। इंडिया साइंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विथ अफगानिस्तान इन 2011। मालदीव हैड फ्रेंडली रिलेशन विथ इंडिया ड्यूरिंग अब्दुल्ला यामी 2013 से 18। हमको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो बताइए इसमें से क्या सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ए एंड सी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में हुआ। ठीक, और इसमें क्या हुआ था जनरली कि जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, ठीक है, तो बहुत सारे जो इंडिया के तरफ गांव थे, इनक्लेव थे, छोटे छोटे एरियाज, और जो बांग्लादेश की तरफ छोटे छोटे एरियाज थे वो एक्सचेंज कर लिए गए। तो इस प्रकार से इसमें क्या हुआ कि 111 जो इनक्लेव्स थे वो बांग्लादेश को दे दिए गया। ठीक है, इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिया और बदले में इंडिया को मिले कितने, तो 51 इनक्लेव मिले। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और 2011, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, दो गलत हैं। ठीक है, और ये तो कश्मीर डिस्प्यूट वाला ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। तो आप लोग जान रहे हैं यूएसएसआर उस समय नहीं था। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज टोटल इंडियन फॉरेन पॉलिसी से संबंधित 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है, और आप लोग जानते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इससे भी सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और आपको इसमें अधिकतर डेट, फैक्ट्स, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए अलोंग विथ ऑल दी अदर कंसेप्ट्स। ठीक है, तो मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अलग अलग टॉपिक से वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो करें, रेगुलरली रहें, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको किस प्रकार की और कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।